गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स की इस वीडियो में डिस्टेंस यानी कि दूरी को हम पढ़ रहे हैं भाई। और इससे पिछला एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, इसका पार्ट फर्स्ट। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा है भाई, उस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ सकें। इस वीडियो में मुख्य रूप से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें भाई वीडियो को, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आंसर दूंगा उसका जरूर। सही है भाई। तो देखते हैं। देखो, अगर हम आगे की चीजों को पढ़ें तो सबसे पहले हमें चाल यानी कि स्पीड को देखना पड़ता है, और स्पीड में जो मुख्य रूप से डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस से भी सवाल बनते हैं भाई। तो देखो, इसे हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं दूरी या फिर डिस्टेंस। दूरी या फिर डिस्टेंस किसे कहते हैं? अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक शब्दों में समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल या फिर एक निश्चित समय में अगर कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, सही है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर वह जितनी लंबाई तय करता है, वह जितनी लंबाई तय करता है उसी लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी लंबाई को डिस्टेंस। अगर आप डेफिनेशन के तौर पर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो लंबाई होती है उसी लंबाई को डिस्टेंस कहा जाता है। उसी लंबाई को डिस्टेंस। आप ये मान सकते हैं 2 मिनट में आपने 11 मीटर 2 मिनट में आपने 11 मीटर लंबाई तय करके बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच गए। आप बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच गए तो ए से बी के बीच की जो लंबाई है वो कितनी है? 11 मीटर। और यही क्या होगी? आपकी डिस्टेंस। तो ये लाइन क्लियर हो रही होगी आपको। और देखो, इन्हें बिल्कुल बेसिक चीजें मत समझना, आगे को जो पूरा बेस होता है वो सारी चीजें ये तैयार करती हैं। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये एक प्रकार की मूल राशि है। ये क्या है भाई? एक प्रकार की मूल राशि है। अगर ये मूल राशि है तो मात्रक भी क्या होगा? इसका मूल मात्रक। तो इसका जो मूल मात्रक होता है आप सभी जानते हैं भाई, मात्रक। इसका जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। तो आप याद रखेंगे। और एक बात और आपको याद रखनी है, हम हर एक डेफिनेशन से संबंधित इस चीज को जरूर देखेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। और आप जानते हैं भाई कि दूरी को निर्धारित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। क्या हमें इसकी दिशा की आवश्यकता पड़ रही है कि ए से बी के बीच की दूरी 11 मीटर है? क्या इसमें दिशा की कोई आवश्यकता है? कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जब दिशा की आवश्यकता नहीं होती है तो वो राशि कैसी होती है भाई? अदिश। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्लियर है? तो 3 बात याद रखनी है। दूरी एक प्रकार की मूल राशि है और इसका मूल मात्रक मीटर होता है। और मीटर किस में होता है? ये एमकेएस पद्धति में। सही है। और किस प्रकार की राशि है? ये अदिश राशि। अब हमें ये और देखना है कि ये जो राशि है दूरी, इसका छोटे से छोटा मात्रक क्या हो सकता है? क्योंकि ये तो एमकेएस में है, एमकेएस से छोटे भी बहुत मात्रक होते हैं और एमकेएस से बड़े भी बहुत मात्रक होते हैं। तो छोटे से छोटा मात्रक क्या बैठेगा इसका, और बड़े से बड़ा मात्रक क्या होगा? दोनों हम देख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है 101%। जैसे बड़े मात्रकों में आपने एक मात्रक पढ़ा होगा इसका प्रकाश वर्ष। क्या पढ़ा होगा भाई? प्रकाश वर्ष, जिसे आप लाइट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। तो याद रखेंगे, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष एक क्या है? दूरी का मात्रक है। क्या है? एक दूरी का मात्रक है जो बहुत बड़ा मात्रक होता है। मीटर की तुलना में तो कई गुना बड़ा होता है। मीटर की तुलना में तो कई गुना बड़ा होता है। अगर आप इसका देखेंगे भाई तो एक लाइट ईयर अगर हम देखें, एक लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष देखें तो इसका जो मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो ये वाली लाइन याद रखनी है। ये क्वेश्चन 101% आपसे पूछा जाता है
कि एक लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की घात 15 यूनिट की ये होती है भाई 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इससे भी बड़ा एक मात्रक है, और इस मात्रक का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, खगोलीय दूरियों को मापने में। खगोलीय दूरियों को मापने में कि यहाँ से सूर्य तक की दूरी कितनी है, यहाँ से किसी भी तारे की दूरी कितनी है, किसी भी मंदाकिनी की दूरी कितनी है, इन सारी चीजों में इसका हम प्रयोग करते हैं। और अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा दूर होती है तो उसके लिए इससे भी एक बड़ा मात्रक होता है पारसेक। तो याद रखेंगे, पारसेक कई बार पूछा गया है, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक माना गया है। सबसे, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है भाई, पारसेक। और लगभग प्रकाश वर्ष से 3.25 गुना बड़ा होता है, लगभग 3.25 गुना। अगर आप लिखना चाहें तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर होता है। तो ये याद रखना, लगभग देखो 3.25 गुना हो गया। अगर हम देखें पारसेक को किस में निकालें भाई, मीटर में। अगर पारसेक को किस में निकालें तो लाइट ईयर की वैल्यू रख सकते हैं। लाइट ईयर क्या है 9.46, तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं 3.26, और लाइट ईयर की वैल्यू क्या है 9.46 इंटू 10⁻15। तो ये इसकी वैल्यू है। क्लियर है। इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग निकल कर आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना निकल कर आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। यानी कि एक पारसेक में 10 की घात 16 या 10⁻16 मीटर के बराबर लंबाई होती है। आप देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये डिस्टेंस आपसे किलोमीटर में पूछी जाती है। किसमें पूछी जाती है, किलोमीटर में। तो आप किलोमीटर में देख सकते हैं। देखो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर। नहीं तो 10 की घात 3 मीटर रख सकते हैं। सही है। तो क्या आप इसमें से 10 की घात 3 कम नहीं कर सकते, तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर। तो इसे किलोमीटर में आप लिखेंगे, यानी कि एक लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में आप लिखेंगे तो कितना बैठेगा भैया 9.46 इंटू 10⁻3 कम हो जाएंगी, यानी कि 12 किलोमीटर। तो किलोमीटर में ये होगा भाई। क्लियर है। अगर इसमें हम लिखेंगे तो ये भी 3 कम कर दो आप, तो इसे कितना लिखोगे आप 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। क्लियर है भाई। तो ये कुछ यूनिट हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो देखो हमने बड़ी से बड़ी यूनिट तो पढ़ ली, मीटर से कितनी कितनी बड़ी यूनिट पढ़ ली, लेकिन मीटर से छोटी यूनिट भी बहुत होती हैं। डिस्टेंस की मीटर से छोटी यूनिट भी बहुत होती हैं और आपसे कई बार पूछी जाती हैं भाई। सही है। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूं और हम देखते हैं। देखो उन्हें मैं इसे रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो मीटर से कुछ छोटी यूनिट हम देखने वाले हैं भाई, और आप देखें जरा ध्यान से। और देखो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको जो एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं भाई जनरली। जैसे अगर हम मीटर की बात करें तो आप सभी जानते होंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं भाई 100 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मीटर में, इधर लिखता हूं देखो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, या फिर इसे 10 की घात 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्लियर है। लेकिन इससे भी एक बड़ी इकाई होती है 1 डेकामीटर। सही है। तो 1 मीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। सही है। कितने होते हैं डेसी होते हैं भाई। कितने होते हैं डेसी मीटर। तो ये याद रखेंगे। तो इससे और छोटा होता है सेंटीमीटर, और इससे भी छोटा होता है 1 मीटर में लगभग 10 की घात 3 मिलीमीटर। क्या होता है भाई 10 की घात 3 मिलीमीटर। इससे भी छोटी इकाई देखें तो 10 की घात 6 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। माइक्रोन
माइक्रोन ही बोलते हैं वैसे, या माइक्रोमीटर। तो ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक और छोटी होती है इससे, 10 की घात 9 नैनोमीटर, 10 की घात 9 नैनोमीटर। तो ये याद रखना है। अगर इससे भी छोटी हम देखें तो इससे भी छोटी होती है 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम का साइन है ये, एंगस्ट्रॉम। तो आप याद रखेंगे। और इससे भी छोटी जाएंगे तो 10 की घात 15 फर्मी मीटर, 10 की घात 15 फर्मी मीटर होता है। तो आप याद रखेंगे। और इससे भी छोटा जाएंगे तो 10 की घात 18 एटोमीटर होता है भाई। तो ये छोटी से छोटी जो जनरली आपसे पूछी जाती है, या तो जनरली आपसे फर्मी मीटर ही पूछी जाएगी कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, तो फर्मी मीटर ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी एटोमीटर भी आ जाता है। तो आप याद रखेंगे ये एटोमीटर लंबाई की, जैसे पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट थी, उसी प्रकार से लंबाई की छोटी यूनिट है ये सबसे। कैसी है भाई? छोटी यूनिट। तो आप याद रखेंगे। अगर इनकी वैल्यू देखें, अगर उल्टा करें, देखो अगर 1 डेसीमीटर हमें निकालना है, 1 डेसीमीटर की वैल्यू हमें चाहिए, सही है। तो आप क्या करेंगे, 10 की पावर इधर ले जाएंगे, यानी कि आप इसे ऐसे ही तो लिख देंगे, अरे 10 को बटे में ले जाएंगे, 10 की पावर 1 है तो ऊपर जाकर किस में हो जाएगी, माइनस में, यानी कि 10 की पावर माइनस के 1, 10 की पावर माइनस के 1 मीटर। क्या हो गया ये, 10 की पावर माइनस के 1 मीटर। अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए हमें, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू, तो 10 की घात 2 है ये, 10 की घात माइनस के 2 मीटर होता है भाई। अगर मिलीमीटर में चाहिए तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 3 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 की घात। अगर 1 माइक्रोन की वैल्यू चाहिए, कितनी चाहिए भाई, 1 माइक्रोन को इससे दिखाते हैं म्यू से, सही है। किसे, माइक्रोन को म्यू से दिखाते हैं भाई 10 की घात माइनस के 6 मीटर। और ये जरूर पढ़ा होगा आपने, ये पूछा जाता है 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस के 6। अगला देखो, अगर नैनोमीटर की बात करें, 1 नैनोमीटर तो 10 की घात माइनस के 9 मीटर होता है भाई, 10 की घात माइनस के। अगर एंगस्ट्रॉम में हम जाएं तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस के, अरे उल्टा कर देंगे, 10 की घात 10 है 1 मीटर में, तो ये बटे में आ जाएगा, तो 1 बचा है यहाँ पर, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, और 10 की पावर ऊपर आ जाएगी, 10 की पावर माइनस के 10। अगर फर्मी मीटर को हम देखें तो 1 फर्मी मीटर बराबर 10 की घात माइनस के 15 मीटर, 10 की घात माइनस के 15 मीटर। और ये कितना होगा भाई, 1 एटोमीटर बराबर 10 की घात माइनस के 18 मीटर। तो ये सारी वैल्यू डिस्टेंस से रिलेटेड हैं। और सबसे छोटी कौन सी है, एक एटोमीटर, 10 की घात माइनस के 18 मीटर होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 10 की घात माइनस के 18 मीटर होते हैं। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे, ये याद रखनी है आपको, लिखनी भी है भाई। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, डिस्टेंस से संबंधित सारी जानकारियां हमें प्राप्त हो गई। और एक बात और याद रखेंगे भाई, जो डिस्टेंस होती है, आपने गाड़ियां देखी होंगी, मोटर बाइक, तो मोटर बाइक में पहिए से जो दूरी तय होती रहती है, सही है, दूरी जो तय होती रहती है उसे किसमें मापा जाता है, तो उसमें एक मीटर जो लगा होता है, सही है। या चलो उसे अभी आगे बढ़ते हैं, पहले इन चीजों को आप कवर करें, इसके बाद हम चाल देखते हैं। देखते हैं, देखो इससे आगे का, लाइट भाग रही है भाई आज, बार बार बहुत परेशान कर दिया है, 4-5 बार वीडियो बन चुकी है, तो आप कोऑपरेट कर ले थोड़ा सा, आज बहुत परेशान कर रखा है लाइट ने। देखो हम देख रहे थे दूरी के बारे में, दूरी से संबंधित ये चीजें हैं। और आपने देखा होगा भाई
जब गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ी में 2 मीटर होते हैं। 1 मीटर से तो स्पीड मापी जाती है, मोटर बाइक में 1 से तो स्पीड मापी जाती है कि कितनी स्पीड है, और दूसरे में आप ये देखते हैं कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो वो जो मीटर होता है जिसमें आप डिस्टेंस माप रहे हैं कि कितने किलोमीटर गाड़ी ने चल लिया, तो उसे कहते हैं हम ओडोमीटर। तो आप याद रखें वो क्या होता है भाई, ओडोमीटर होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि पहिए द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है, तो आप लिखेंगे ओडोमीटर से। किससे मापी जाती है भाई, ओडोमीटर से। तो डिस्टेंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं भाई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं चाल, जो स्पीड होती है वो क्या होती है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से भी आपके बनते हैं भाई। तो देखेंगे, देखो अगर हम चाल की बात करें या फिर आप कहें स्पीड कहें, और कभी कभी इसे गति भी लिख सकते हैं आप। इसी को क्या कह सकते हैं भाई, गति। क्लियर है। तो ये होती है दूरी बटे समय। और अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो नीचे वाली चीज को एक मान लो, सही है। तो एकांक समय में आप लिखें, एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही उस वस्तु या व्यक्ति की चाल कहते हैं या स्पीड। फिर रिपीट कर रहा हूं, एकांक सेकंड में किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई दूरी को ही उसकी स्पीड या चाल कहते हैं। ध्यान रखेंगे। और ये एक व्युत्पन्न राशि है। कैसी है भाई, व्युत्पन्न राशि है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका मात्रक क्या होगा, देखो तो मात्रक भी कैसा होगा भाई, व्युत्पन्न। आप देख सकते हैं दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर, और समय को किसमें मापते हैं, एमकेएस में, सेकंड। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, जो एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों, क्योंकि मीटर मूल मात्रक, सेकंड मूल मात्रक से इसे प्राप्त किया गया। और हमने पढ़ा था कि वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। और अगर हम इसे देखें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो आप जानते हैं भाई कि चाल को मापने के लिए कभी भी आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपसे ये कहा जाए मैं घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो पूरा सेंटेंस हो गया। क्या दिशा बताने की आवश्यकता है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि आपने कुल दूरी जो तय की वो 10 किलोमीटर तय की या जितनी भी तय की हो स्पीड, उससे दूरी का क्या मतलब है, वो पूरब में हो आपका स्कूल, पश्चिम में हो या दक्षिण में हो, उससे दिशा का कोई भी मतलब नहीं है। तो आप याद रखेंगे चाल दिशा मुक्त है, इसका मतलब ये क्या है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई, अदिश राशि। तो क्लियर है। इसके बाद देखो एक चीज और पूछी जाती है, एक समान चाल क्या होती है, एक समान चाल क्या होती है। आप ध्यान रखेंगे, अगर जो समान अंतराल हैं आप ऐसे लिख सकते हैं, समान समय अंतराल में यदि समान दूरी तय की जाए, सही है भाई। एक समान चाल, ये तो चाल हो गई, केवल पूछता है आपसे एक समान चाल क्या होती है, तो आप बताएंगे यदि समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाएं। मान लो पहला 10 सेकंड चला व्यक्ति, दूसरा 20 सेकंड चला, सही है, और पहले वाले ने 20 किलोमीटर की दूरी की, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी तय की, और इसने 40, तो रेशो तो बराबर है 1/2 का, ये भी 1/2 का। तो यही कहलाता है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, सही है। रेशो बिल्कुल सेम आते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि पहला वाला भी 10 सेकंड है और दूसरा वाला भी 10 सेकंड, और इसने कितनी दूरी तय की है, 20 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठता है। समान समय अंतराल में तय की गई समान दूरी को ही क्या कहते हैं, एक समान चाल।
अगर इसका ग्राफ आप खींचेंगे, देखो हम ये मानकर चलते हैं, ये मानकर चल रहे हैं समय और ये मानकर चल रहे हैं डिस्टेंस, और इसका समय और डिस्टेंस के मध्य अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो एक समान रेखा प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा। कैसी सी रेखा प्राप्त होगी? सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब आप देख सकते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं। समय आपने पहला वाला 10 सेकंड का लिया, पहला वाला, और इसमें 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ये आ गया इसका। अगला आप 20 चले गए, कितने चले गए? 20 किलोमीटर, लेकिन समय अंतराल कितना है? अरे पहले लिखा था मैंने 20 किलोमीटर, सॉरी 20 सेकंड, तो यहां से यहां तक 10 है और टोटल कितना है? 20। तो अगर इस बिंदु से यहां तक 20 सेकंड है और यहां से यहां तक 10 सेकंड, तो ये भी कितना बचा भाई? अरे 10 सेकंड ही बची होगी ये भी दूरी, तो ये अंतराल। और इसमें इसने यहां से 40 किलोमीटर चला, ये कितना चला? 40 किलोमीटर चला। तो यहां से यहां तक 40 है और यहां से यहां तक 20 है, तो ये भी कितना बचा भाई? 20। तो आप नहीं देख पा रहे, टोटल तो 40 चला लेकिन अंतराल कितना आया है? 20। और इसमें टोटल तो 20 सेकंड लगे लेकिन अंतराल कितना आया है? 10। तो इसमें भी बिल्कुल कटान बिंदु यहीं पर होगा, यानी कि दोनों में कटान बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं यदि समान समय अंतराल में दूरियां कैसी तय हों, एक समान हो, तो दूरी और समय के बीच अगर ग्राफ खींचें तो कैसी रेखा प्राप्त होगी? बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्लियर है? अब हम देखते हैं असमान चाल क्या होती है। अगर असमान चाल की बात करें तो क्या होती है भाई? देखेंगे ध्यान से। असमान चाल, तो आप यही लिखें, अगर समान समय अंतराल में, अगर समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करें, अगर कोई कण या पिंड या व्यक्ति समान समय में या समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, दूरियां तय करे, तो उसे क्या कहते हैं भाई? असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान चाल। और अगर इसमें ग्राफ खींचेंगे आप, किसके मध्य? समय और डिस्टेंस के, तो इसमें एक वक्र के रूप में ग्राफ प्राप्त होगा। कैसा होगा? वक्र के रूप में, यानी कि पहला समय ये है भाई, तो केवल इतनी दूरी है, दूसरा ये है तो इतनी हो गई है, और तीसरा ये है तो ये इतनी हो गई। तो इस प्रकार से, तो आप याद रखेंगे जब असमान चाल होगी तो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? ग्राफ पर रेखा कैसी प्राप्त होगी? वक्र के रूप में। तो ये दो बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि एक समान चाल क्या होती है और असमान चाल क्या होती है। तो अगर इतना भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो दो बात याद रखें, एक समान चाल में समय और दूरी के मध्य ग्राफ खींचने पर, समय और दूरी के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जबकि असमान चाल में एक वक्र के रूप में प्राप्त होती है। अब तो क्लियर है भाई? अगला देखते हैं, देखो आप हेडिंग लिख सकते हैं, तात्क्षणिक चाल या फिर तात्कालिक चाल, दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं। तात्क्षणिक चाल या फिर तात्कालिक चाल, ये क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। जैसे आप लगातार कोई स्पीड से चल रहे हैं, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा, जैसे मोटरसाइकिल मानकर चले गए, सही है? आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कहीं कम करनी पड़ रही है आपको, कहीं चाल ज्यादा करनी पड़ रही है, तो जिस क्षण आप उसमें देखेंगे मीटर में, जिस क्षण मोटर बाइक की चाल को देखेंगे उस समय की चाल को कहेंगे तात्क्षणिक। मतलब किसी क्षण देखी गई या ज्ञात की गई चाल को ही क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल। ये नहीं है कि पहले 20 फिर 30 फिर 40, तो सबको नहीं, जिस समय जो चाल आपने देखी होगी उसी चाल को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? तात्क्षणिक चाल कहेंगे। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, एकदम आपने ब्रेक मारा फिर गाड़ी को उठाया, तो जिस समय भी उसमें से आप चाल को देखेंगे उसी समय की चाल को कहोगे तात्क्षणिक चाल। तो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, किसी क्षण
किसी क्षण की चाल को क्या कहते हैं भाई, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और मोटरसाइकिल में जो देखी जाती है, मोटरसाइकिल हो, हवाई जहाज हो, गाड़ी हो, कोई सा भी व्हीकल हो, उसमें जो चाल देखी जाती है वो यही वाली होती है भाई, आप याद रहेगा आपको। और इसे हम जिस मीटर में देखते हैं, इसे हम जिस मीटर में देखते हैं उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं भाई, स्पीडोमीटर। तो आपको दो बातें समझ में आई, गाड़ी में आपने सदैव 3 मीटर लगे देखे होंगे। 1 मीटर तो आपको क्या बताया, फ्यूल कितना है उसमें, सही है, तो वो फ्यूल को नोटिस करता है भाई। 2 मीटर और होते हैं, एक में आप चाल देखते हैं कितनी स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो जो गाड़ी की स्पीड देखता है उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। तो याद रखेंगे, स्पीडोमीटर कैसी चाल ज्ञात करता है, तात्क्षणिक या तात्कालिक, यानी कि किसी भी क्षण की चाल को ज्ञात करने का काम कौन करता है, स्पीडोमीटर। और पहिए से तय की गई जो डिस्टेंस है उसे देखने का काम कौन करता है, ओडोमीटर। अभी पीछे लिखा है था भाई, उसे देखने का काम कौन करता है, ओडोमीटर। तो आप ये समझ गए भाई। इसके बाद एक प्रकार की चाल और रह गई है, उसे हम और पढ़ लेते हैं, एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज या फिर औसत चाल। तो देखेंगे, देखो औसत चाल क्या होती है अभी, सही है, ध्यान से समझेंगे। औसत चाल या फिर एवरेज स्पीड क्या होती है, बहुत ध्यान से समझेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे आपने ये डिस्टेंस तय करनी है, ए बिंदु से आपको कहां तक जाना है, बी बिंदु तक, और आपने इसे 4 पार्ट में बांट दिया, पूरी स्पीड को 4 पार्ट में। यहां 20 किलोमीटर के हिसाब से चले, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यहां 10 ही रह गई भाई, सही है। फिर आपने एकदम चाल बढ़ा दी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर आपकी चाल कम हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एक ही डिस्टेंस को अलग अलग चाल के माध्यम से आपने तय किया, सही है। अगर आप ये जानना चाहें कि औसत चाल क्या बैठेगी यहाँ की, सही है, औसत चाल क्या बैठेगी, तो आप बिल्कुल वही वाली चीज दे सकते हैं भाई कि इनके बीच का जो औसत चाल होगी उसे ज्ञात करने के लिए यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी है, पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा, और यहां से यहां तक जाने में कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा। अगर इन दोनों का रेशो ले लें, क्योंकि चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, तो हमें केवल कुल लगाना है कि सभी चालों में जो व्यक्ति चला है उसने ए से बी तक कुल कितनी दूरी तय की, और इस दूरी को तय करने में रुक रुक कर उसे कुल कितना समय लगा। तो 2 शब्द याद रखने हैं, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय। तो इसी को याद रखना है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमसे पूछी जाएंगी भाई, तो हम उन्हें भी देखते हैं। देखो, अगर आपसे ये कहा जाए तो देखो इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम उन्हें भी करेंगे। तो आप देखें जरा, कुछ फॉर्मूले पूछे जाते हैं यहां से, तो उन्हें करते हैं। सबसे पहली बात आपसे पूछी जा रही है, यदि दो समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए, अलग अलग चाल से तय हो। आपने क्या करा, 2 समान दूरियां ली, ये भी डी है और ये भी डी। पहली वाली दूरी को आपने b1 चाल से, b1 स्पीड से तय कर लिया, दूसरी वाली को आपने b2 स्पीड से, और आपसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज यानी कि औसत चाल क्या होगी। क्लियर है भाई। तो हम कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हम जानते हैं। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, लिखना है आपको बिल्कुल ऐसे ही। जो औसत चाल होती है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 2d। कुल दूरी कितनी हो गई, 2d हो गई भाई। और समय यहां पर नहीं दे रखा, आप देख पा रहे हैं समय नहीं दे रखा है भाई, लेकिन आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय।
अगर हमें समय नहीं दिया तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते? टी बराबर क्या होगा भाई? डी अपॉन बी लिख सकते हो या नहीं, ये बताओ। अरे डी अपॉन बी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो क्या इसमें नहीं कर सकते? अगर इस वाली डिस्टेंस को तय करने में लगा समय हमें देखना है तो ये दूरी अपॉन इसकी चाल से डिवाइड कर दें, डी अपॉन b1 लिख सकते हैं। दूसरा ऐसे ही इसे d अपॉन b2 लिख सकते हैं, d अपॉन b2। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, d कॉमन आ जाएगा भाई। जब d कॉमन आ जाएगा तो 2d अपॉन d बाहर आ गया, और 1 अपॉन b1 1 अपॉन b2 लिख सकते हैं। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये यहां पर और ये यहां पर, यानी कि b1 प्लस b2 नीचे आ जाएगा b1 b2, और वो ऊपर पहुंच जाएगा, d से d कट गया, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी भाई? b1 b2 ऊपर आ जाएंगे, यानी कि 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। तो बिल्कुल ध्यान रखें आप कि अगर एवरेज वेलोसिटी दो भिन्न भिन्न चालों की दे रखी है जो कैसी डिस्टेंस तय कर रहे हैं एक समान, तो उनकी चाल उन दोनों, उनकी जो औसत चाल होगी उन दोनों का गुणनफल का 2 गुना अपॉन उन दोनों की चालों का योग। अगर यही कंडीशन 3 में हो जाए, अगला हेडिंग लिखें, यदि तीन समान दूरियां अलग अलग चाल से तय की जाएं, जैसे आप ये देख सकते हैं भाई, डी और ये डी, पहली वाली b1 b2 b3, क्लियर है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? बिल्कुल वैसे ही कुल दूरी क्या होगी भाई? कुल दूरी होगी 3d, 1 2 3, टोटल 3d हो गया, अपॉन अगर इसका समय निकालें तो d अपॉन b, तो इस वाले का समय क्या होगा? d अपॉन b, इसका d अपॉन b2, इसका समय क्या होगा भाई? d अपॉन b3, क्लियर है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो d तो कॉमन आ जाएगा भाई, अरे d क्या होगा? कॉमन आ जाएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, और नीचे से d कॉमन आ जाएगा, 3d अपॉन d, 1 अपॉन b1 1 अपॉन b2 1 अपॉन b3, क्लियर है। d से d कट गया, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे से b1 b2 b3 कॉमन आ जाएगा, जब ये वाला लिखोगे b1 कट जाएगा, यानी कि b2 b3, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में आता है, 3 b3 अपॉन b1 b2 b2 b3 और b3 b1। ये होगी जब तीन समान दूरियों को अलग अलग चालों से तय किया जाएगा, क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 3b1 b2 b3 अपॉन b1 b2 प्लस b2 b3 प्लस b3 b1, क्लियर है भैया। इसके बाद एक स्टेप और लिखना है आपको, वो भी हम देख लेते हैं, ये नोट करें पहले, क्लियर है भाई। देखो बहुत ही आसान चीजें हैं, अब मैं आपको गुणा भाग करनी तो नहीं सिखा सकता भाई, ये आपने सीखी होंगी मैथ में, आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ये फॉर्मूला याद कर लें डायरेक्ट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं आपसे। अब देखो अगला हेडिंग लिखेंगे, यदि समान समय में दो समान समय में अलग अलग चाल से चला गया हो, यदि दो दूरियों को समान समय में अलग अलग चाल से चला गया हो, जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो ये वाली दूरी भी समान समय में तय की, ये वाली दूरी भी समान समय में तय की, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सी कम है कौन सी ज्यादा। आप ये मान सकते हैं ये दूरी कम होगी, ये दूरी कम होगी तो व्यक्ति धीरे धीरे चल लिया होगा, ये ज्यादा होगी तो तेज, समय बराबर लगा, लेकिन चाल ये v1 है और ये चाल कितनी है v2, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? मतलब यहां से यहां पहुंचने की औसत चाल क्या होगी? तो इसकी एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे एवरेज निकालते हैं हम, दो चालें हैं इन्हें जोड़कर आधा कर दो,
इन्हें जोड़कर आधा कर दो। अगर यही कंडीशन 3 के लिए हो कि तीन दूरियां समान समय में, 3 दूरियां समान समय में तय की गई अलग अलग चाल से। कैसी चाल से? अलग अलग चाल से। तो किस हिसाब से उनकी औसत चाल होगी? तो उनकी औसत चाल होगी b1 प्लस b2 प्लस b3 अपॉन 3। तो ये होगी इसकी एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होगी इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो इस प्रकार से जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इससे बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको कि देखते ही सवाल ओरल ही सॉल्व हो जाएगा, आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना क्लियर है? एक स्टेप और है, फिर न्यूमेरिकल करेंगे भाई हम इसके। सही है? देखो अगली चीज हमें इसमें देखनी है भाई कि अगर दो व्यक्ति हैं, सही है, या दो कोई भी यातायात हैं, आप ये ए माने और ये बी माने, ये बी माने, इसकी चाल है b1 और इसकी चाल है b2। अब ये कर क्या रहे हैं? दोनों एक समान गति से नहीं, अलग अलग चालों से एक ही दिशा में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? एक ही दिशा में। तो इनकी परिणामी चाल क्या होगी? परिणामी चाल तो आप जानते हैं भाई जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी परिणामी चाल सदैव उनका अंतर होती है। अंतर का मतलब है जो ज्यादा होगी उसमें से घटाएंगे हम। सही है? हम ये नहीं देखेंगे पहले में से दूसरे को घटाना है या दूसरे में से पहले को। हम क्या करेंगे? जो ज्यादा होगी उसमें से। तो इनकी परिणामी चाल क्या होगी? b1 डिफरेंस b2, यानी कि ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन में आपको बताता हूं। यदि a जिसकी चाल b1 है वो इस दिशा में जा रहा है, यदि b जिसकी चाल b2 है वो इस दिशा में जा रहा है, तो इनकी परिणामी चाल क्या होगी? इनकी जो परिणामी चाल होगी वो जुड़ जाएंगी। परिणामी चाल क्या होंगी भाई? b1 प्लस b2। तो ये याद रखना जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनकी चालें घट जाती हैं, और जब दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो उनकी चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। क्लियर है भाई? अब एक दो न्यूमेरिकल हम करते हैं, फिर बाकी के न्यूमेरिकल की सीरीज पढ़ेंगे अगले वीडियो में। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आप लिखें, यदि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटकर आता है, 30 किलोमीटर की चाल से लौटकर आता है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सॉरी, स्पीड क्या होगी? तो देखो ये उसका घर और ये व्यक्ति का ऑफिस। ये क्या है? ऑफिस। वो घर से ऑफिस जा रहा है, सही है भाई, किस चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और जब ऑफिस से वो घर लौटा तो उसने अपनी चाल बढ़ा दी। उसने अपनी चाल कितनी कर दी भाई? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया। अब आपसे क्या पूछा है इन्होंने कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो आप देख सकते हैं जब वो घर से कॉलेज, स्कूल, ऑफिस गया और लौटकर वापस आया तो जाने की दूरी और आने की दूरी क्या समान नहीं है? अरे जाने की और आने की दूरियां बिल्कुल समान हैं। तो ऐसा थोड़ी है जब घर से ऑफिस जाएगा और जब लौट कर आएगा तो ऑफिस और घर की डिस्टेंस चेंज हो जाएंगी? नहीं। तो डिस्टेंस बराबर हैं। अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा कि यदि डिस्टेंस बराबर होती हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। यही तो पढ़ा भाई। अगर इसे b1 मान लो और इसे b2, तो 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2 यही होगा। तो बस वैल्यू पुट करनी है आपको। 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। तो देखेंगे, देखो 2 इंटू 30 अपॉन ये कितना होगा? 50।
तो आप देखो ये कर सकते हैं 5 चौक 20, तो 4 किया 12 दूनी 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज वेलोसिटी है, उसकी एवरेज वेलोसिटी है। अब आप क्लियर हो गया भाई। अगला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 773.5 किलोमीटर की दूरी, 773.5 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय की। किस हिसाब से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और अगली 773.5 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय की, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय की। तो आप देख सकते हैं भाई, करो जरा सॉल्व इसे, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज तो देखो आपको उस पर नहीं जाना है, दोनों डिस्टेंस को जोड़ दो आप, फिर उसका समय निकालो, क्योंकि इसमें बहुत लफड़ा है, देखो पॉइंटों में है और आप लग जाओगे। तो हमें इस पर जाना है भाई, डिस्टेंस का मान वो कितना भी दे दे है तो समान, हमें कुछ करना थोड़ी है। डिस्टेंस कैसी है? इक्वल है, और जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो क्या होता है? 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। तो आप क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, और यही हमने सॉल्व करा, कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप समझ पा रहे होंगे भाई इन चीजों को। तो याद रखना, अगले वीडियो में जो टफ न्यूमेरिकल हैं थोड़े से यहाँ के जो पूछे जाते हैं 3 के और भी तरीके के हैं भाई, तो उन सारे न्यूमेरिकल को अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें भाई, और कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑल के बटन को क्लिक करें, ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।